जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट ईयर। तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए आज मैं आपके लिए क्लास 12 का सीबीएसई टर्म टू के लिए आज मैं लेकर आया हूं सरफेस केमिस्ट्री का प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन होगा वो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बेस पर रहेगा। इसमें दो पार्ट बनेगा। आज हम लोग पार्ट 1 में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का जितना प्रीवियस वर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? बोलिए यस सर, आई एम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये 2018 और 14 में पूछा हुआ है। वाई इज एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब यहां पर आपको बताना है कि एब्जॉर्प्शन सदैव क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। देखिए बात करें एब्जॉर्प्शन से पहले, सबसे पहले दो टर्म आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है सुन लीजिए। एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक होता है अब्जॉर्प्शन। देखिए इधर तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहला नंबर बात करें कि यह जो घटना होती है वह किसी सरफेस पर होती है। सरफेस पर ये होता है यानी ऊपर ऊपर, और ये जो होता है इंटीरियर पार्ट में होता है। इंटीरियर पार्ट में यानी कि ये बल्क फेनोमेनन होता है, यानी इसकी जो घटना होती है मॉलिक्यूल के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि बात करें ये सरफेस फेनोमेनन होता है, ये इंटीरियर होता है। अब समझिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये आपका चारकोल है, मान के चलिए चारकोल है, ये आपका चारकोल है, ठीक है। और ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। अगर मान लीजिए कि इस सरफेस पर, ये सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल क्या होते हैं इकट्ठा हो जाता है यानी एक्युमुलेट होता है, ठीक है, तो वह जो फेनोमेनन होगा सरफेस फेनोमेनन। मान लीजिए ये आपका चारकोल है, चारकोल हो गया और इस पर आपका मान लीजिए इकट्ठा हो रहा है NH3 अमोनिया। ये आपका एग्जांपल है। अब देखिए एक टर्म आता है एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन है लेकिन पूरा डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर घुल जा रहा है तो वह घटना क्या होता है, इंटीरियर घटना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में जल है, ठीक है, जल है, और इस जल के अंदर, जल के अंदर अगर मान लीजिए अमोनिया गैस आ गया, ठीक है, अमोनिया गैस आ गया तो ये जल के अंदर आ गया तो यह घटना क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन होगा और ये बनेगा क्या, NH3OH बन जाएगा। तो इस तरह अमोनिया हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, कोई चीज खाते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, कोई चीज खाने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम लिक्विड कोई भी लेते हैं और अगर वो लिक्विड अंदर चल जाता है, पेट में अंदर चला जाता है, अंदर चला गया यानी डिजॉल्व हो गया, तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अब मान लीजिए कोई चीज खा रहे हैं, अब पेट क्या होता है, गड़बड़ गड़बड़, क्या होता है, गड़बड़ गड़बड़। तो अगर वो खाना क्या होता है, बाहर निकल गया यानी कि सरफेस पर हो रहा है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए अब ये प्रश्न ये होता है कि एक्सोथर्मिक है क्यों। अब देखिए एक्सोथर्मिक माने क्या होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। हम मान लीजिए कोई चीज हम क्या करते हैं, देते हैं, तो वो एक्सो होता है। एक्सो माने बाहर, ध्यान दो, थर्मिक माने
टेम्परेचर। तो अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ध्यान दीजिए कि जब एक मोल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है और उसको इसी कारण जैसे ही एक मोल मॉलिक्यूल क्या होते हैं इस सरफेस पर इकट्ठे होते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, यानी इवॉल्व होता है। तो इसी कारण ये क्या एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें एंथैल्पी जो होता है डेल्टा माने चेंज इन एंथैल्पी जो होता है निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी में कमी होने लगती है। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, दो टर्म आते हैं, एक आता है एजार्बेट और एक आता है एजार्बेंट। तो देखिए एजार्बेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए, देखिए इधर एजार्बेट क्या होता है, मान लीजिए हम कुर्सी पर बैठ गए तो हम क्या हुआ है, एजार्बेट हुए, और कुर्सी क्या हुआ, एजार्बेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आप जिस पर बैठे हैं वो एजार्बेंट हुआ, आज आप क्या हो गए, ठीक है, तो आप जिस पर बैठे हुए एजार्बेंट हुआ, आप जो हुए वो आपका एजार्बेट हुआ। समझ में आ गया? तो इसी कारण क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका स्क्रीन पर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन फिजियो एजॉर्प्शन और केमियो एजॉर्प्शन। 2017 में पूछा हुआ। आइए अब हम आपको एक एक चीज फिजियो एजॉर्प्शन और केमियो एजॉर्प्शन क्या बताते हैं। फिजियो एजॉर्प्शन क्या होता है, फिजियो एजॉर्प्शन और एक होता है केमियो एजॉर्प्शन। पहले समझ लीजिए, एक एक चीज बता रहा हूं। एजॉर्प्शन, तो देखिए फिजियो एजॉर्प्शन माने क्या होता है, जैसे मान लीजिए बात करें, फिजियो एजॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई एजार्बेंट है, एजार्बेंट बने जिस पर आप बैठते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एजार्बेंट है, ठीक है, एजार्बेंट है। मान लीजिए चारकोल है, क्या है, चारकोल है। तो ये चारकोल है, तो अब मान लीजिए इस पर अमोनिया गैस क्या हो गए, सेटल हो गए। अमोनिया गैस क्या हो गया है, इस सरफेस पर ये अमोनिया गैस है NH3 और ये आपका क्या है, चारकोल है। ध्यान से सुनिएगा। तो जब क्या होगा, अमोनिया गैस मान लीजिए सेटल हो गए, ठीक है, अमोनिया गैस क्या हो गए, सेटल हो गए। अगर ये वीक वंडरवाल फोर्स द्वारा, वीक वंडरवाल फोर्स द्वारा इकट्ठे होते हैं तो उस तरह के एजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, फिजियो एजॉर्प्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मान के चलिए कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि एजार्बेंट के सरफेस पर केमिकल बॉन्ड द्वारा अगर एजार्ब होते हैं तो उसे केमियो एजॉर्प्शन बोलते हैं। बात समझ आ गया? अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि बताना है फिजियो एजॉर्प्शन में और केमियो एजॉर्प्शन में क्या सिमिलरिटी है। देखिए जितनी भी चीजें होती हैं सब डिफरेंट होता है, इसकी जितने भी प्रॉपर्टी होती है सब डिफरेंट होता है, केवल एक ही प्रॉपर्टी है जो सेम होता है। जैसे अभी बताया कि ये भी सरफेस पर होता है, ये भी क्या होता है, सरफेस पर होता है। देखिए जितना ही कि इनमें सरफेस फेनोमेनन दोनों में होता है, ठीक है। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ एजॉर्प्शन। 2013 में पूछा हुआ है। तो देखिए आइए समझते हैं। पहला नंबर किल जंप के रूप में यूज करते हैं, यानी कि जंप्स को मारने में भी यूज होता है फिजियो एजॉर्प्शन का। दूसरा नंबर कि जो क्लींजिंग होता है, एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, उसमें भी यूज होता है। यानी कि जो साबुन होता है
और जो डिटर्जेंट होता है उसको साफ करने की जो क्रिया होती है उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड अगर बात करें तो इन डीआयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी H2O। देखिए आयनाइजेशन मैंने क्या होता है, तोड़ देना, और तोड़ के पुनः प्राप्त कर लेना क्या होता है, डीआयनाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए H2O है, इसको मान लीजिए हम तोड़ दिए तो क्या हुआ, ये H प्लस एक्वस में टूट गया और फिर क्या हुआ OH माइनस एक्वस में टूट गया, तो ये पुनः क्या हो गया, इसको पुनः कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका डीआयनाइजेशन हो रहा है, यानी कि पुनः टूट कर पुनः प्राप्त हो जाना। तो ये आपका 3 एग्जांपल है, ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजे में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है कि व्हाई आर पाउडर सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव एजार्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइए समझते हैं कि बात करें यहां पर मोर इफेक्टिव एजार्बेंट होता है देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो देखिए इधर बात करें मोर इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यहां पर समझिए कि जो सरफेस एरिया होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एजार्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कारण है कि पाउडर जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव एजार्जेंट होते हैं, किसके, क्रिस्टलाइन के तुलना में। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, क्रिस्टलाइन में देखेंगे कि सरफेस एरिया एकदम बहुत ही कम होता है, हम क्रिस्टल के क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, उनमें गैप थोड़ा भी नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है कि मोर इफेक्टिव कौन होता है, मोर इफेक्टिव आपका पाउडर वाला फॉर्म होता है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आज का क्वेश्चन कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर लिखिए। अगर किसी तरह का सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, लिखना ना भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है ये, व्हाट इज एन एजार्सन आइसोथर्म डिस्क्राइब फ्रेंडलिच एजार्सन आइसोथर्म। वाह, 2013 में पूछा हुआ है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI लिख लीजिए क्योंकि इस बार आपको ये पूछने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि एजार्सन आइसोथर्म होता क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए एजार्सन आइसोथर्म, आइए एक एक चीज समझाते हैं। देखिए इधर आइसो माने क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और थर्म मतलब टेम्परेचर। सेम, जब सेम टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर पर S/m और प्रेशर के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक जो ग्राफ मिलता है, कर्व की तरह मिलता है, उसी को एजार्सन आइसोथर्म कहते हैं। क्या बताया कि जब सेम टेम्परेचर पर S/m और प्रेशर के बीच क्या होता है, जब इनके बीच ग्राफ को दिखाया जाता है जिसमें S अक्ष पर प्रेशर लेते हैं और Y अक्ष पर S/m को लेते हैं, तो जब ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ मिलता है उन्हीं को एजार्सन आइसोथर्म कहते हैं। ये क्लियर हो गया। देखिए आइए देख समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर, और आपका प्रेशर हो गया S अक्ष पर, और ये आपका क्या है, S/m है। देखिए इसमें S क्या है और m क्या है, सुनिए। S जो है
जो गैस को एब्जॉर्ब किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, और यम जो है मास ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे, एब्जॉर्बेंट होता है। एब्जॉर्बेंट बने जैसे मान लीजिए कि जिस पर हम कार्य करते हैं उसी को एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। और गैस एस क्या है, अमाउंट ऑफ जो गैस एब्जॉर्ब किया जाता है वही आपका है, ठीक है। देखिए बात करें यहां पर आपका कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आइसोथर्म, अब ग्राफ खींचेंगे तो एस बाई एम वाई एक्सिस पर लेंगे और एस एक्सिस पर आपका प्रेशर लेंगे। क्लियर। अब देखिए एस मैंने बता दिया, यम बता दिया, तो जब एक्सपेरिमेंटली देते हैं तो ग्राफ ऐसे मिलता है, ये आपका 273 केल्विन पर होता है। फिर ग्राफ ऐसा मिलता है, फिर ये आपका होता है 224 केल्विन पर, फिर एक और ग्राफ मिलता है ऐसा, तो ये होता है आपका 95 केल्विन पर। तो देखिए इधर क्या इससे क्या पता चलता है कि यह ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो एरो का मतलब घट रहा है, तो एस बाई एम का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एस बाई एम का मान यानी जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में मैंने बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, उसी का है, पार्ट उसी में है, क्वेश्चन उसी में दिया है कि फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बताना है। आइए अब समझते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मुसाफिर जाने वाले चलो इसको घूम के लेते, करे अब रे हवाले, ला 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 नो 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 चलिए देखिए इधर, अब इसका देखिए क्या होता है। यह एब्जॉर्प्शन जो आइसोथर्म होता है, ठीक है, ये क्या होता है, रिलेशन बताता है गिनते गिनते बीच में रिलेशन ये देता है एक्सपेरिमेंटली एस बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के पावर 1 बाई एक्स के पावर एन। और जब इसको बराबर में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एस बाई एम और कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पर क्या होगा पी 1 के पावर एन। यानी कि अगर सिंपल में बताया फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है, ठीक है, और उससे द्वारा जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिखाया जाता है, शो किया जाता है, उसी को फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। हम दिखाएंगे ग्राफ पर भी इसको दिखाएंगे। तो आइए इसके द्वारा ग्राफ कैसे बनता है, कैसे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ बनाकर हम आपको दिखाऊंगा फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे होता है। तो एस क्या होता है, एस जो आपका होता है अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, और यम क्या होता है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जो सॉलिड होता है, ठीक है। यानी कि जो ये मान लीजिए ये एब्जॉर्बेंट होता है और इस पर क्या होता है, ये गैस है, तो इसका जो अमाउंट होता है वो एस होता है, और ये जिस पर बैठा है वो क्या होता है, उसका जो मास होता है, जो सॉलिड होता है, उसका यम होता है। अब तो रही बात प्रश्न पी क्या है, पी तो प्रेशर होता है और के कांस्टेंट होता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यम का जो मान होता है वो कभी भी 1 से बड़ा होगा, ये कंडीशन है। अब देखिए आइए हम समझते हैं, थोड़ा सा आपको हम अब यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। एस बाई एम बराबर इतना दिया है, तो दोनों तरफ हम क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ, यानी कि हम लॉग ले रहा हूँ। तो देखिए लॉग ले लिया, बेस में 10
एस बाई यम, दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं। लॉग के को देखिए इधर लॉग पहले ले लीजिए, लॉग के डाट होगा पी के पावर क्या होगा 1 बाई यन, और ये आपका ऐसे हो गया। अब देखिए इधर प्रश्न ये उठता है, अब यहां पर समझिए, लॉग यहां पर बेस में 10 होता है, बेस में कैपिटल लॉग लिए हैं तो एस के पावर यम, और देखिए एक फार्मूला है कि लॉग ए डॉट बी है गुणा है तो लॉग ए प्लस बी फार्म हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। देखिए इधर अब इसी तरह तो लॉग बेस में 10 और के हो जाएगा, अब प्लस लॉग, और ध्यान दीजिए बेस में 10 और ये पी, यहाँ पर 1 का पावर जो यन होता है ना वो आगे आ जाता है, क्या आता है आगे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लॉग यहाँ पर 2 के पावर मान लीजिए 10 है और 1 का पावर यम है तो यम आगे आ जाएगा और क्या होगा लॉग 10 बेस ए हो जाएगा। ये आपका रूल है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अब यहां पर समझिए, ये आपका समझ में आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन होता है y बराबर ms प्लस सी। अब इसको कंपेयर करेंगे, जिसका हम स्ट्रेट लाइन, अगर इसके लिए ग्राफ खींचे तो ये आपका s होता है, ये आपका y होता है, और यहां पर ध्यान दीजिए ये आपका यहां पर c होता है, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं सेप्ट। और मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल क्या हो रहा है थीटा बना रहा है तो ये आपका क्या होता है यम होता है, यानी स्लोप होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढाल, टेन थीटा, क्या बोलते हैं टेन थीटा। तो अगर मैं ग्राफ खींचे इसके गाड़ी तो आइए नोट कर लिए होंगे, तो हम देखिए यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो y बराबर आपका ग्राफ अगर खींचे तो आप यहाँ पर ग्राफ में देखिए कि y की पर log 10 बेस x के पावर यम आ रहा है, log 10 बेस x के पावर यम आ रहा है, और c की जगह पर आपका कौन आ रहा है ये आएगा, c की जगह पर c की जगह पर आपका कौन आएगा ये आएगा, c यहाँ पर है, देखिए c यहाँ पर है, तो ये आपका क्या होगा log बेस में 10 और k होगा, और s में कौन आएगा, देखिए इधर ये आपका अगर बात करें ये 1 बाई यन, इसको हम यम मानेंगे और log 10 बेस p को हम क्या मानेंगे s मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log 10 बेस p, और ये आपका अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं और ये क्या बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, यानी तो ये यहाँ पर जो स्लोप होता है यानी कि जो यम होता है, स्लोप मतलब यम यानी कि जो 10 थीटा होता है वो आप क्या होगा वो आपका 1 बाई यन होगा। तो यही आपका ग्राफ लाइन है जो दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा, और पूरी तरह से मैंने जितना हमसे हो सकता था मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो इसके साथ ही आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।